वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। रूनी का टाइटल है इसका। रूनी हैज़ रिसेंटली फिनिश्ड बिल्डिंग अ न्यू आइटम ऑफ प्लांट फॉर इट्स ओन यूज। द आइटम इज अ प्रेस फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड्स। रूनी commenced construction of the asset on 1st April 2013 and completed it on 1st April 2015। तो हमारे पास जो एसेट है वो 1st April 2015 को कंप्लीट हुआ। The cost of manufacturing the asset was 30.8 million. The cost of hydraulic system is 30% of the total cost of manufacture. The press comprises two significant parts, एक hydraulic system है और एक frame है। Hydraulic system has a 3-year life and the frame has 8-year life. Rooney depreciate plant on a straight line basis. Rooney uses the IS16 revaluation model in accounting for diamond presses and revalue these assets on an annual basis. Revaluation surpluses or deficits are apportioned between the hydraulic system and the frame on the basis of their year-end book values before the revaluation. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सप्लेन द आई 16 रूल्स ऑन अकाउंटिंग फॉर सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और ये रूल बेसिकली ये है कि जब सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होते हैं तो उनकी हम अमाउंट सेपरेटली मेजर करते हैं और उनकी डेप्रिसिएशन भी सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। And show the accounting treatment of the diamond press in the financial statement for the financial year ending 31st March 2016, assuming that the press has a fair value of rupees 21 million, और 31st March 2017 वेरी नेक्स्ट ईयर, एज्यूमिंग दैट के फेयर वैल्यू अब 19.6 मिलियन हो चुकी है। तो अब इस जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो बातें जहन में रखने की हैं वो ये है कि हाइड्रोलिक सिस्टम 30% है तो फ्रेम इसका मतलब है कि 70% है। तो इनिशियल कॉस्ट को तो हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए 3-year लाइफ और 8-year लाइफ को जहन में रखेंगे। उससे अगला स्टेप ये है कि जब भी सरप्लस या डेफिसिट आएगा तो उसे ईयर एंड बुक वैल्यूज़ की बेस पर हमने अपोर्शन करना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो गेन और लॉस के रूल्स हैं ये 16 के रिवैल्यूएशन में उनको हम अप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशंस। एंड फर्स्ट हम ये जो एक्सप्लेनेशन देनी है ब्रीफली ये भी डिस्कस कर लेते हैं। So I16 requires that each part of an item that has a cost that is significant in relation to the total cost। ये नहीं है कि अगर आप एक गाड़ी है तो उसका हर टायर आप अलग से जो है डेप्रिशिएट करने लग जाएं। सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द टोटल कॉस्ट इज डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। Therefore, the cost recognized at initial recognition must be allocated to each part accordingly। क्योंकि जब तक आपने अलग अलग कॉस्ट डिटरमिन नहीं की होगी तो आप उनकी अलग अलग डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। अब आ जाते हैं हम इसकी कैलकुलेशन साइड पर। तो हाइड्रोलिक सिस्टम, फ्रेम और एक टोटल का कॉलम बना लेते हैं ताकि फिर हम अपोर्शन कर सकें। तो पहला स्टेप हमारे पास है कि कैरिंग अमाउंट क्या है 1 अप्रैल 2015 को। तो क्वेश्चन में हमें वैल्यू बताई हुई है कि 30.8 मिलियन। हम फिगर इन थाउजेंड में ले रहे हैं तो इस ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए फिगर्स में डील करने में। अब ये 30.8 मिलियन जो है वो हमने 30% और 70% की रेशो में लेना है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। क्वेश्चन में हाइड्रोलिक 30% बताया हुआ तो बाकी फ्रेम है दैट इज 70%। तो 30.8 मिलियन को 30-70 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हाइड्रोलिक 9240 और फ्रेम 21560 की एलोकेशन बन जाती है। कैरिंग अमाउंट आने के बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए हमें बताया हुआ है कि हाइड्रोलिक की जो लाइफ है वो 3 ईयर्स है और फ्रेम की 8 ईयर्स है। तो हाइड्रोलिक को ओवर 3 ईयर स्ट्रेट लाइन बेसिस और फ्रेम को 8 ईयर्स की बेसिस पर जो है हमने स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिशिएट किया। टोटल डेप्रिसिएशन 5775 आ गई। तो डेप्रिसिएशन के बाद हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है जो ईयर एंड है 31 मार्च 2016 का। तो उस पर हमारे पास हाइड्रोलिक जो है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 6160, फ्रेम इज 18865 और टोटल जो है 25025। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने जो है फेयर वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है और फेयर वैल्यू गिवन है 21 मिलियन की। अब ये जो 21 मिलियन की फेयर वैल्यू गिवन है इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें लॉस नज़र आता है और वो लॉस नज़र आता है 4025 का। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो लॉस है उसको आपने एलोकेट करना है उन वैल्यूज़ पर जो रिवैल्यूएशन से पहले थी यानी 6160 एंड 18865। तो इस रेशो के अंदर तो आप कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं इसकी तो लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक की कैलकुलेशन में शो कर देता हूँ। तो आप लेंगे जी ये 4025, उसके बाद हाइड्रोलिक की जो इंडिविजुअल वैल्यू है दैट इज 6160
और उसके बाद जो टोटल वैल्यू है दोनों आइटम्स की मिला के दैट इज़ 25025। तो हमारे पास हाइड्रोलिक की वैल्यू आ जाती है 991 का लॉस इसको चार्ज होना चाहिए। इसी तरह दूसरे एसेट को हम चार्ज करते हैं फ्रेम को, तो अब हम उसकी इंडिविजुअल वैल्यू ले लेंगे और बाकी सेम रखेंगे। तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3034। ये टोटल मिला के 4025 ही बनता है। तो एलोकेशन हमने कर दी। एलोकेशन करने के बाद जो लॉस को से नेट कर दें अगर, तो हाइड्रोलिक हमारे पास 5169 और फ्रेम 15831 का आ जाता है। तो अब हमारी एक ईयर की अकाउंटिंग तो कंप्लीट हो गई 2016 की। अब इससे अगला स्टेप जो है 2017 के लिए, उस पर चलते हैं। तो वंस अगेन हमें पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब पहले जिन चीज़ों की लाइफ 3 एंड 8 ईयर्स थी, तो एक साल गुजरने के बाद उनकी लाइफ 2 एंड 7 ईयर्स हो गई। तो अब हाइड्रोलिक को हम 2 ईयर्स की बेस पर स्ट्रेट लाइन बेसिस और फ्रेम को 7 ईयर्स की बेसिस पर डेप्रिशिएट करते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन 4846 की हमारे पास आ जाती है। और आफ्टर डेप्रिसिएशन हमारे पास जो एसेट है उसकी कैरिंग अमाउंट जो शो होगी दैट इज़ 2585, 13569 और टोटल 16154। इस पॉइंट इन टाइम पर दोबारा रिवैल्यूएशन हुई है और फेयर वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि फेयर वैल्यू इज़ नाउ 19.6 मिलियन। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास गेन आ रहा है। तो ये जो गेन आ रहा है, ये कितना गेन आ रहा है? गेन की अमाउंट है 3446। अब इस गेन को भी इन दो वैल्यूज़ की रेशो के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2585 एंड 13569। तो जिस तरह से हमने 4025 की एलोकेशन की थी, इसी तरह गेन की एलोकेशन करते हैं। तो 551 एंड 2895 की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। और इसके बाद हम सिंपली गेन को ऐड करके कैरिंग अमाउंट में इंडिविजुअल फेयर वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इंडिविजुअल फेयर वैल्यूज़ का अब जब टोटल करेंगे तो ये 19.6 मिलियन ही आएगा। तो फेयर वैल्यूज़ जब हमारी कैलकुलेट हो जाती हैं तो ये हमारा एक पहला स्टेप है। लेकिन अब एक इशू और भी है कि ये जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन हमने कैलकुलेट किया है, इस गेन में से कितनी अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज होनी चाहिए और कितनी अमाउंट अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकग्नाइज होनी चाहिए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट जो है एक छोटी सी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। और इस कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि हमारा जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है वो कितना राइज हुआ था। तो ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन जो हमारे पास वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थी उन्हीं को हमने ले लिया। अब जो हमने लॉस प्रीवियसली रिकग्नाइज किया था दैट वाज 991 एंड 3034। अब हम पूरे का पूरा लॉस जितना हमने प्रीवियसली रिकग्नाइज किया होता है वो पूरे का पूरा लॉस रिवर्स नहीं कर सकते, हमें उसको नेट करना होता है डेप्रिसिएशन डिक्रीज से। तो डेप्रिसिएशन डिक्रीज, अब डेप्रिसिएशन डिक्रीज बेसिकली अगर रिवैल्यूएशन ना हुई होती तो 3080 की ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती। तो इन दोनों का डिफरेंस और फ्रेम में इन दोनों का डिफरेंस, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन डिक्रीज भी आ गया। डेप्रिसिएशन डिक्रीज को नेट करके जो लॉस हम प्रॉफिट और लॉस में रिवर्स कर सकते हैं दैट इज 496 एंड 2601 रिस्पेक्टिवली। और अगर हम टोटल गेन में से 496 निकाल दें तो जो बाकी बचेगा वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हो सकता है। एंड सेम फॉर द फ्रेम, 2895 में से आप 2601 निकाल दें तो बाकी 294 रिकॉर्ड हो सकता है। सो ये फिगर्स जो हैं ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होंगी और नेट ऑफ डेप्रिसिएशन इफेक्ट जो है लॉस का वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड होगा। यानी प्रॉफिट और लॉस में हम प्रीवियस लॉस को इतने से रिवर्स कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।